बेटा आखिरी क्लास में अपन ने पढ़ा था कि नर के अंदर किस प्रकार से युग्मक का निर्माण होता है। तो हमने बेटा लास्ट टाइम पे देखा था कि किस तरीके से परागकण का निर्माण होता है। अगर मैं बहुत ही क्विक में आपको समझाना चाहूँ तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि कि बेटा जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है वो मियोसिस में जाती है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती है बेटा वो जब मियोसिस में जाती है तो उससे 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और बेटा ये जो 4 लघु बीजाणु होते हैं इनमें से हर एक लघु बीजाणु जो है बेटा वो आगे जाके माइटोसिस करता है, और माइटोसिस के कारण उस एक लघु बीजाणु में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और वो 2 आवरण से आवृत होती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो छोटी कोशिका है जिसको हम जनन कोशिका बोल रहे हैं, बेटा ये जो जनन कोशिका होती है इस जनन कोशिका में जब वापस से माइटोसिस हो जाएगा तो 2 नर युग्मकों का निर्माण होगा। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। आज अपन बेटा परागकण के बारे में थोड़ी सी और बातें देखेंगे। तो बेटा ये जो परागकण होता है, सबसे पहली बात यहाँ एनसीईआरटी ने कुछ डायग्राम दे रखे हैं। बेटा ये एक सिंगल सेल दे रखी है, एक कोशिका दे रखी है। तो ये जो एक कोशिका संरचना है इसको आप लघु बीजाणु मान सकते हो, इसको आप लघु बीजाणु मान सकते हो। इस लघु बीजाणु में धीरे धीरे बेटा 2 आवरण आ गए, ये बाहर वाला आवरण और ये अंदर वाला आवरण, और अंदर जो है इसके केंद्रक विभाजन की शुरुआत हो जाती है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो एसिमेट्रिक स्पिंडल्स दे रखे हैं। बेटा जो इसमें विभाजन होता है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं बेटा वो सिमेट्रिक तरीके से अरेंज नहीं होते हैं, वो एक पोल की तरफ ज़्यादा पास में होते हैं और दूसरे पोल से ज़्यादा दूर होते हैं। तो इसी को एसिमेट्रिक स्पिंडल बोला गया है। फिर फाइनली जब डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो छोटी कोशिका बनी है इसको हम जनरेटिव या जनन कोशिका बोलते हैं, और ये जो बड़ी कोशिका बनी है बेटा इसको हम वेजिटेटिव या कायिक कोशिका बोलते हैं। ये दोनों कोशिकाएं क्या करती है इसके बारे में मैंने आपको आखिरी क्लास में बता दिया था। तो मैं वापस से आपको सारी चीज़ों को समराइज करूँ तो मैं क्या बोलूँगा? परागकण बेटा नर गैमेटोफाइट है। नर गैमेटोफाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी सारी कोशिकाएं कैसी है? N है बेटा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था बेटा कि इसके ऊपर आवरण की बात करें तो 2 परतें होती है, एक बाह्य चोल और दूसरा होता है बेटा अंतः चोल। बाह्य चोल जो है वो किससे मिलके बना होता है? ये सारी बातें मैंने बता दी थी। अंतः चोल किससे मिलके बना होता है? ये सारी बातें भी मैंने बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कोशिका के बारे में। तो इसके अंदर 2 कोशिका होती है, कायिक और जनन कोशिका। ये सारी बातें मैंने बता दी थी। उसके बाद बेटा मैंने एक संरचना के बारे में बताया था जिसे हम बोलते हैं जनन छिद्र। तो जनन छिद्र क्या होता है ये सारी बातें भी मैंने बता दी थी, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी। अब कुछ और बातें, ये सारी बातें तो इसकी संरचना से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें जो एनसीईआरटी ने हमें दे रखी है। जैसे जो परागकण होता है बेटा, जो परागकण होता है उस परागकण से क्या होता है? ये जो परागकण होता है बेटा थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो परागकण होते हैं बेटा इन परागकण से एलर्जी तथा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये जो परागकण होते हैं बेटा इनका आकार होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर, और इतने छोटे होने के कारण जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा के साथ साथ अपने नाक से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और बेटा आपको पता है हमारे जो लंग्स होते हैं उससे पहले एक सिस्टम पाया जाता है, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ट्रेकिया होता है और प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई है। तो बेटा ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, इन प्राइमरी ब्रोंकाई को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और वो जो
परागकण है बेटा जो हवा के साथ गया है वो इस प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर यहाँ पे चिपक जाता है। मान लीजिए यहाँ चिपक गया, यहाँ ये चिपक गया, और जब बेटा ये चिपक जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो हाइपर एक्टिविटी करती है। वो समझती है कि पता नहीं कोई पैथोजन आ गया है, तो उसको वो आगे ना जा सके, इसलिए वो यहाँ पे क्या कर देती है बेटा, इन्फ्लामेशन कोज कर देती है। और इस इन्फ्लामेशन को, क्योंकि ये ब्रोंकाई में हो रही है, इस इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। तो परागकण से ब्रोंकाइटिस होता है। अब बेटा ये ब्रोंकाइटिस एक बार हो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है तो बेटा परमानेंटली क्या होगा, इसका जो डायमीटर है ट्रेकिया का या ब्रोंकाई का वो घट जाएगा। और बेटा जब बार बार लंबे समय तक ये वाली दिक्कत होती रहेगी तो उससे एक क्रॉनिक कंडीशन बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं अस्थमा। ठीक है, तो अस्थमा क्या है भाई, ब्रोंकाइटिस बार बार रिपीट होती रहे तो उससे परमानेंटली उसका जो ट्रेकिया है उसका डायमीटर कम हो जाएगा, और डायमीटर कम हो जाएगा तो जितनी ऑक्सीजन, जितनी हवा पहले जानी चाहिए थी उतनी नहीं जाएगी। तो उसको जैसे ही मान लो कोई छोटा सा पैथोजन अंदर गया और वापस से ये डायमीटर कम हुआ तो अस्थमा के अटैक आने लग जाएंगे, जिसमें उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा कि परागकण छोटी साइज के होते हैं, इसीलिए इनसे श्वसन संबंधी बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया और अस्थमा ये होती है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया और अस्थमा हो गया, ये देखने को मिलती है। तो क्या क्या होता है इससे, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। उसके बाद बेटा, उसके बाद हम बात करें तो ये जो, उसके बाद बेटा ये जो परागकण है, इन परागकण से क्या होता है, स्किन से रिलेटेड एलर्जी भी होती है। तो एनसीईआरटी ने एक बात बोल रखी है, क्या बात बोल रखी है सर, तो बेटा एनसीईआरटी एक बात बोलती है कि हमारे इंडिया के अंदर बेटा जब हमने गेहूं इंपोर्ट किया था, जब हमारे इंडिया में भूखमरी हुई थी, यानी ऐसा समझ लीजिए अकाल पड़ा था 70 के आसपास, 1970 के आसपास, तो हमने बाहर की कंट्री से गेहूं उधार लिए थे। तो इन्हीं गेहूं के साथ क्या आ गया बेटा, गाजर घास आ गई। आप लोगों ने गाजर घास के बारे में तो सुना ही होगा, कैरेट ग्रास। बेटा ये जो गाजर घास है, ये गाजर घास जो है बेटा, सबसे पहली बात तो बहुत तेजी से फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है। तो नो डाउट यहाँ की जो लोकल प्रजाति होगी, जिस जगह की जो लोकल पेड़ पौधे होंगे उनको, उनके लिए खतरा है ये। तो ऐसा समझ लीजिए कि लोकल प्रजाति के लिए खतरा पैदा करती है। और बेटा इससे जो है स्किन एलर्जी होती है, यानी इसके जो परागकण होते हैं उससे एलर्जी होती है। तो कुछ बातें ध्यान रखना है कि गाजर घास जो है बेटा वो गेहूं के साथ इंपोर्ट की गई थी और ये बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए लोकल प्रजाति को हानि पहुंचाती है और इसके परागकण से एलर्जी होती है। ठीक है, तो पहली बात तो संरचना के बारे में हो गई। दूसरी बात बेटा इससे एलर्जी और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड दिक्कत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको तीसरी बात याद रखनी है परागकण के बारे में कि परागकण जो होते हैं बेटा उनके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। किसमें, परागकण में। और क्योंकि परागकण में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, इसीलिए इनका उपयोग वेस्टर्न यानी पश्चिमी देश कौन से, जो यूरोप वगैरह है, अमेरिका वगैरह है, इन देशों में क्या किया जाता है, इसका उपयोग टैबलेट और सिरप बनाने में, टैबलेट और सिरप बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो परागकण जो है उनके अंदर पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इनका उपयोग पश्चिमी देशों में टैबलेट और सिरप बनाने में यूज किया जाता है। बेटा ये जो परागकण से बनी हुई टैबलेट और सिरप है, ऐसा माना जाता है कि इनको अगर रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को और जो एथलेटिक पर्सन है,
एथलेटिक पर्सन मतलब जो धावक वगैरह हो गए जो दौड़ते हैं, अगर इनको खिलाया जाए तो बेटा नो डाउट ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि परागकण जो है उसको अपन पोषक तत्वों के लिए, अपन नहीं मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में, मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में इन परागकण को पोषक तत्वों में यूज लिया जाता है और इसके लिए इनकी टैबलेट और सिरप फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। फिर उसके बाद ये जो टैबलेट और सिरप फॉर्म है बेटा, इनको रेसिंग हॉर्स और एथलेटिक पर्सन को दी जाती है ताकि उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके। अब कई बार बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर आपने तो कहा था जो परागकण होता है उसके ऊपर एक्साइन होती है यानी बाह्य चोल होती है, और इस बाह्य चोल को तोड़ना संभव नहीं है भाई, दुनिया का कोई भी एंजाइम इसको नहीं तोड़ सकता। तो फिर इसकी टैबलेट और सिरप बनाएंगे तो इसको जब हम खाएंगे तो इसके ऊपर तो बाह्य चोल होगी, तो हमारे बॉडी का एंजाइम इसको तोड़ नहीं पाएगा, तो इससे फिर पोषण कैसे लेगा। तो मैं बोलूंगा बेटा जब इसकी टैबलेट और सिरप बनाई जाती है तो मैकेनिकली क्या किया जाता है, मशीनों की हेल्प से इसके बाह्य चोल को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वैसे तो हमारी बॉडी के एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकते, तो मशीनों की सहायता से इसके बाह्य चोल को तोड़ दिया जाता है। फिर इसकी टैबलेट और सिरप बनाई जाती है ताकि उसको कंज्यूम किया जा सके और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। ठीक है, ठीक है भाई। तो 3 बातें हो गई परागकण के लिए। पहला उसकी संरचना से रिलेटेड, दूसरा बेटा उस जो परागकण होते हैं उनकी साइज छोटी होती है तो उससे श्वसन संबंधी बीमारी और एलर्जी होती है। तीसरा बेटा परागकण जो है उनको पोषक तत्वों के रूप में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भरे होंगे परागकण की, तो आता है आंसर कायिक कोशिका। बेटा कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, कोशिका द्रव्य बड़ा होता है, तो उसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भरे हुए होते हैं, तो इसीलिए वो जो परागकण होता है हम बोलते हैं उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसकी टैबलेट सिरप बना के लोगों में बेची जाती है ताकि वो खा के उनको अच्छा खासा पोषण मिल सके। फिर चौथी बात जो होती है वो होती है परागकण की जनन क्षमता। परागकण की जनन क्षमता बेटा इसी को हम वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा ये जो परागकण है ये इस परागकोश में बना है और ये वर्तिकाग्र है जहां पे इसको जाना है। बेटा ये जो वर्तिकाग्र है यहां पे जाके ये क्या करेगा, तो सर यहां पे जाके, यहां ये परागकण गया है तो यहां जाके करेगा क्या सर, तो बेटा यहां जाके ये परागनली का जनन करेगा और वो परागनली फिर इस वर्तिकाग्र के अंडाशय वाले भाग में जाएगी जहां मादा युग्मक पाया जाता है। इसका मतलब परागकण एक बार यहां गिरा उसके बाद वो परागनली का जनन करेगा, लेकिन ये परागनली का जनन वो कब तक कर सकता है, तो बेटा पर इसको हम समझते हैं किससे, परागकण की जनन क्षमता से। देखिए बेटा जो परागकण होता है वो एक बार अगर इसका स्फुटन हो गया, किसका स्फुटन, इस परागकोश का स्फुटन हो गया, तो इसके स्फुटन के बाद वो जो परागकण निकलेगा वो यहां पे गिरेगा और यहां गिरने के बाद वो परागनली का जनन कर सकता है। तो एक बार अगर परागकोश से निकलने के पश्चात जब तक वो परागनली का जनन कर सके तब तक उस काल को हम किस नाम से जानेंगे बेटा, परागकण जनन क्षमता के नाम से जानेंगे। तो परागकण जनन क्षमता क्या होती है, परागकोश से निकलने के बाद परागकण जब तक परागनली का जनन कर सके उस काल को हम क्या बोलेंगे बेटा, परागकण जनन क्षमता है। यानी मान लीजिए यहां से ये निकला और निकलने के बाद ये 1 दिन तक परागनली का जनन कर सके तो हम इसकी जो जनन क्षमता मानेंगे वो कितने दिन मानेंगे, 1 दिन। बेटा 1 दिन बाद अगर ये परागकण यहां गिरेगा तो क्योंकि इसकी जनन क्षमता 1 दिन थी तो अब इसके बाद ये परागनली का जनन नहीं कर सकता, और बेटा परागनली का जनन नहीं कर सकता इसका मतलब निषेचन भी नहीं कर सकता। तो जब तक उसकी जनन क्षमता होगी तब तक ही वो निषेचन कर सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि जो परागकण होते हैं
उन परागकण की जो जनन क्षमता होती है वो कुछ बातों पे निर्भर करती है, जैसे आसपास तापमान कैसा है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी कैसी है बेटा, और लास्ट बेटा वो किस प्रजाति का है। जैसे कुछ पादप की अपन को जनन क्षमता जो है वो बता रखी है एनसीईआरटी ने, किस किस की बता रखी है सर। तो जो घास फैमिली होती है, घास फैमिली कौन सी, तो बेटा घास फैमिली जो है उसको हम पोएसी के नाम से भी जानते हैं, पोएसी। तो जो पोएसी फैमिली होती है बेटा, जिसके एग्जाम्पल है बेटा क्या, गेहूं ले लो, चावल ले लो, जौ ले लो, ये सारे के सारे उसके एग्जाम्पल हैं। इनके अंदर जो जनन क्षमता होती है बेटा वो होती है 30 मिनट, यानी परागकण इनके अंदर परागकोश से निकला, उसके बाद अगर 30 मिनट तक वो वर्तिकाग्र पे पहुंच गया तो परागनली का जनन हो जाएगा, उसके बाद पहुंचा तो जनन नहीं होगा। लेकिन बेटा कुछ पादप होते हैं, कुछ पादप किस किस फैमिली के, तो बेटा रोजेसी फैमिली के, जो रोज की फैमिली होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली जो दालों की फैमिली होती है, और बेटा सोलेनेसी फैमिली आलू की फैमिली, सोलेनेसी फैमिली। इनके कुछ पादप होते हैं बेटा, उनके अंदर जो जनन क्षमता होती है वो 1 महीने तक होती है, यानी आज यहां से परागकण निकला और 1 महीने बाद भी गिरेगा तब भी वो परागनली का जनन करवा देगा। इसका मतलब यह है सर कि इसकी और इनकी प्रजाति अलग अलग है, तो प्रजाति के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये चौथी बात हो गई जो हमें ध्यान रखनी है, किसके बारे में बेटा, परागकण के बारे में। मैं वापस से सारी बातें बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली बात हमने कही थी संरचना के बारे में। दूसरा बेटा, इससे श्वसन संबंधी बीमारी होती है, कौन कौन सी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, और दूसरा इससे एलर्जी होती है। एलर्जी के बारे में कुछ बातें एनसीईआरटी ने बता रखी थी, वो मैंने यहाँ बताई। उसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया था कि परागकण जो होते हैं वो उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, इसीलिए उन परागकण का उपयोग पश्चिमी देशों में टैबलेट और सिरप की फॉर्म में किया जाता है। अगर इनको रेसिंग हॉर्स और एथलेटिक पर्सन को दे दिया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि ये जो परागकण एक बार परागकोश से निकला तो जब तक वो परागनली का जनन कर सके उस काल को हम क्या बोलेंगे, परागकण जनन क्षमता। बेटा परागकण की जो जनन क्षमता होती है वो 3 बातों पे निर्भर करती है, किस किस पे, तापमान पे, आर्द्रता पे और प्रजाति पे। इस जनन क्षमता की बात करें तो जो घास फैमिली होती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल जो, इसमें 30 मिनट तक रहती है, लेकिन जो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली होती है उसमें 1 महीने तक रहती है। ठीक है, इतनी बातें मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। तो बेटा ये सारी बातें थी नर भाग के लिए। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसमें हमें 2 बातें पढ़नी है कि युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है और स्थानांतरण कैसे हो रहा है। बेटा युग्मक का निर्माण हम पहले नर में पढ़ेंगे, फिर किस में पढ़ेंगे, मादा में। तो नर के अंदर हमने सारी चीजें देख ली, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं जो जनरली आपको इधर उधर जब आप शीट सोल्व करोगे कहीं की या किसी के मॉड्यूल करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ज्यादा कितने परागकण बन सकते हैं, तो 4 परागकण बन सकते हैं, ठीक है। और बेटा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ज्यादा कितने नर युग्मक बन सकते हैं, तो 8 नर युग्मक बन सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, नर युग्मक बन सकते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। तो मैं स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन प्ले कर रहा हूं, आप 1 बाय 1 उन क्वेश्चन का आंसर दे बेटा। बेटा आपकी स्क्रीन पे ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए 1 बाय 1 ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहां ध्यान रखिए, यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पादप में 40 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, कितनी है, 40 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो आपको बताना है कि उस पादप में कितने परागकण की संख्या होगी और कितने नर युग्मक की संख्या। बेटा ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। 1 से 4 बनते हैं तो 2 से कितने बनेंगे, 8, 3 से कितने बनेंगे, 12। तो ऐसे ही 40 से कितने बनेंगे,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक से बनने वाले परागकण को मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, जितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उनके साथ। तो आंसर कितना आ जाएगा 160। ऐसे ही सेम करेंगे बेटा नर युग्मक के लिए। एक से कितने नर युग्मक बनते हैं 8, तो 40 से कितने बनेंगे, तो 8 × 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 320। ध्यान रखिए बेटा ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, रियलिटी में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी पादप में 800 नर युग्मक का निर्माण होता है, किसी पादप में 800 नर युग्मक बन रहे हैं, तो आपको बताना है लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या, चतुष्क की संख्या, लघु बीजाणु की संख्या, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या। ये 1 बाय 1 अपन ज्ञात करते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था कि 8 नर युग्मक जो है वो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं, तो एक नर युग्मक कितने से बनेगा 1/8 से। तो 800 कितने से बनेंगे बेटा, तो बेटा 1/8 × 800। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 100, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, आपके पास 100 आ जाएगी, ठीक है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या आ गई, तो बेटा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजन करती है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, और चारों मिलके कितने चतुष्क बनाते हैं, 1 चतुष्क बनाते हैं। तो 1 से 1 बना, 2 से 2 बनेंगे, 3 से 3 बनेंगे, तो 100 से कितने बनेंगे बेटा 100 बनेंगे। फिर बोल रहा है लघु बीजाणु की संख्या कितनी होगी, बेटा 1 से कितने लघु बीजाणु बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 100 से कितने बनेंगे, तो बेटा 100 × 4 कितना आएगा आंसर 400। फिर बोल रहा है प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या। अगर आप लोगों को बेटा थोड़ा बहुत डायग्राम याद हो तो हमने देखा था कि एक पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानी होती है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि 4 के अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या है बेटा वो 100 है, तो एक के अंदर कितनी होगी, तो 100/4, तो आंसर कितना आएगा बेटा 25। यानी एक लघु बीजाणु धानी के अंदर कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होगी बेटा 25 होगी। क्लियर है क्या मेरी बात, क्या ऐसे सवाल कर लोगे। आइए मैं आपको एक और सवाल इसको आगे चेंज करके देता हूं। बेटा ये कुछ और क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि जो सरसों है बेटा, उस सरसों के पुष्प के एक पराग कोश में आपको 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिका दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है कि उस सरसों के पुष्प में कितने परागकण होंगे। बेटा आपको बोला है कि एक जो पराग कोश होता है सरसों के पुष्प में, उसके अंदर आपको 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं दे रखी है, और पूछा है कि पूरे पुष्प के अंदर कितने परागकण बनेंगे। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या देखते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 40 आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये सरसों के बारे में पूछा हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 11th में सरसों की ब्रेसिकेसी फैमिली पढ़ी थी, और ब्रेसिकेसी फैमिली में हमने पढ़ा था कि जो नर भाग होता है बेटा वो 2 + 4 यानी कुल मिलाकर के 6 पुंकेसर से मिलकर बना होता है, और हर एक पुंकेसर में एक पराग कोश होगा। तो ऐसे टोटल कितने पराग कोश होंगे सर, टोटल पराग कोश एक पुष्प के अंदर होंगे 6। बेटा एक के अंदर अगर 10 है तो 6 के अंदर कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होंगी, तो 10 × 6, आंसर कितना आएगा 60। यानी एक पुष्प के अंदर कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं 60 है। बेटा एक पुष्प के अंदर अब हमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं संख्या पता चल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 60 × 4 कितना हो जाएगा 300, सॉरी मिस्टेक हो गई ना, आंसर आएगा 6 × 4। 6 × 4 जब हम करेंगे बेटा तो आंसर कितना आएगा, क्या 240 आएगा क्या, हाँ 240। तो आंसर कितना आएगा 240। तो यहां ये जो पूछा है कि पुष्प में परागकण की संभावित संख्या होगी, तो आंसर कितना आएगा बेटा 240 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 चैप्टर से लिंक किया गया है। एक तो जिसको ब्रेसिकेसी का फॉर्मूला याद होगा वो इसको कर सकेगा,
जिसको बाकी सारा कॉन्सेप्ट आता होगा और बेसिक एसी के बारे में नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं अटेम्प्ट कर सकता, ठीक है। और 100% एनसीईआरटी बेस है, ऐसा नहीं बोल सकते आप एनसीईआरटी से बाहर है। एक और क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आपको एक पाली दे रखी है, ये वाली, हालांकि 2 पाली दे रखी है, लेकिन बोल रहा है एक पाली में आपको 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिका दे रखी है। तो अपने आप आपको मान लेना है कि दूसरी में भी कितनी होगी 100, तो टोटल कितनी हो जाएगी बेटा 200। अपने पास कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं 200। तो बोल रहा है पराग कोश में परागकण की संख्या कितनी होगी, बहुत आसान है, 200 इंटू कितना कर दो 4, तो आंसर कितना आएगा 800। दूसरा, तो पराग कोश में चतुष्क की संख्या कितनी होगी, मैंने पहले ही बताया बेटा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक ही चतुष्क बनता है, एक से एक ही बना, 2 से 2 बनेंगे, 3 से 3, तो 200 से कितने बनेंगे बेटा 200 बनेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हो। क्लियर है क्या मेरी बात, ठीक है बेटा। अब आगे आता है बेटा, आगे अपन पढ़ेंगे, ये तो था बेटा सारा नर भाग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मादा भाग के अंदर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मादा भाग के अंदर युग्मक निर्माण किस प्रकार होता है उसको देखने से पहले हमें हल्का फुल्का मादा भाग के बारे में पता होना चाहिए। ये अन्य बातें मैंने आपको बता दी थी, कौन कौन सी अन्य बातें सर, तो बेटा अन्य बातों में एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी बेटा कि इससे एलर्जी होती है प्लस श्वसन संबंधी बीमारी होती है, श्वसन संबंधी बीमारी होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा जनन क्षमता के बारे में कि परागकण की जनन क्षमता क्या होती है। तीसरा मैंने बताया था बेटा इसको पोषक तत्वों के रूप में यूज लिया जाता है। एक और बात ध्यान से सुनो बेटा, हमने कहा था कि जो घास फैमिली है उसके परागकण की जनन क्षमता है 30 मिनट। अब आप चाहते हो कि मैं उस परागकण को 30 मिनट बाद नहीं 1 साल बाद यूज करूं, तो सर मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा बेटा इसके लिए भी अपने पास एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जहां हम क्या करते हैं परागकण जो होते हैं उन परागकण का भंडारण करते हैं, परागकण का भंडारण करते हैं किस तापमान पर, तो बेटा वो जो तापमान होता है वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान क्या होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा बेटा तापमान जो होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दूसरा किस में करते हैं, तो हम उसका भंडारण करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ध्यान रखना है बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन में परागकण को लंबे समय तक उपयोग में लेने हेतु हम उसका क्या कर देते हैं बेटा भंडारण कर देते हैं। किस में, तो लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। किस तापमान पे, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो जो बेटा बीज बैंक होता है, बीज बैंक सर पैसे जमा कराने का बैंक तो सुना था बेटा, बीज बैंक भी होता है। मान लीजिए आज जो बीज है हो सकता नहीं वो कुछ सालों बाद अवेलेबल ना हो, तो हम क्या करते हैं आज ही से उनको स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं इस उद्देश्य से कि भविष्य में अगर वो बीज नहीं होगा तो हम बीज बैंक से यूज करके उसके बहुत सारे प्लांट या बहुत सारे बीज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई जो आपको परागकण के बारे में ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं बेटा हम मादा भाग के बारे में। तो मादा भाग के अंदर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और उसकी संरचना कैसे दिखाई देती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि जो मादा भाग होता है बेटा उस मादा भाग की संरचना कैसे दिखाई देती है। एक बार जब हमें संरचना का पता चल जाएगा तो हम अच्छे से समझ सकते हैं उसके अंदर युग्मक निर्माण कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बातें बता रहा हूँ कि जो पुष्प होता है बेटा उस पुष्प के अंदर जो मादा भाग होता है, पुष्प के अंदर जो मादा भाग होता है उस मादा भाग को हम किस नाम से जानते हैं, जायांग के नाम से जानते हैं। और बेटा ये जो जायांग होता है इसका निर्माण, इसकी जो इकाई होती है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत सारे मादा भाग मिल जाए तो उसको मिला करके हम जायांग बोलते हैं। एक को क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे सर अंडप, एक को मैं अंडप बोलूंगा,
या बहुत जगह हम उसको स्त्री केसर भी बोल सकते हैं। अब बेटा ये जो अंडप है, ये जो अंडप है बेटा, इन अंडप की संख्या एक पुष्प में, इनकी जो संख्या है बेटा एक पुष्प में एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा बेटा अंडप जो है वो एक इकाई संरचना है पुष्प के अंदर मादा भाग की, ठीक है। तो मैंने कहा एक पुष्प में अंडप की संख्या एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। बेटा एक होगी तो उसको बोलेंगे एकांडपी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी, ठीक है। उदाहरण क्या क्या है इसका, तो आम हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारे जो पुष्प होते हैं इनके, उनमें एक ही अंडप देखने को मिलती है। और बेटा एक से ज्यादा अंडप होंगे, अगर एक से ज्यादा अंडप होंगे, उसके लिए यहां ध्यान दीजिए, एक से ज्यादा अंडप होंगे तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे सर, उसे बोलेंगे बहुअंडपी। क्या बोलेंगे, बहुअंडपी, या इंग्लिश में बोले तो मल्टी कार्पलरी। अब बेटा मैंने कहा कि एक से ज्यादा अंडप, यानी मान लीजिए 5 अंडप है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बहुअंडपी। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये आपस में एक दूसरे से अलग रह सकते हैं या आपस में जुड़े हुए, तो इसमें दो कंडीशन बनेगी बेटा, या तो आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो उसको बोलेंगे संयुक्त, और आपस में अलग अलग रहेंगे तो उसे बोलेंगे मुक्त। तो जब अंडप एक से ज्यादा हो और आपस में जुड़े हुए हो तो उसे क्या कहते हैं, युक्तांडपी। क्या बोलते हैं बेटा, युक्तांडपी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनकार्पस। और बेटा अगर वो आपस में एक दूसरे से अलग रहते हो, एक से ज्यादा हो लेकिन एक दूसरे से अलग हो, तो उसे हम बोलेंगे वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी बेटा इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस। एग्जाम्पल की बात करें तो हमें 11वीं और 12वीं दोनों के एग्जाम्पल को एक जगह समराइज कर लेना है। सिनकार्पस की बात करें तो बेटा क्लास 12th में हमें एग्जाम्पल दे रखा है पेपेवर का। पेपेवर क्या होती है बेटा, तो पेपेवर होती है अफीम। दूसरा है बेटा चाइना रोज, जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं। चाइना रोज जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं। और तीसरा आता है बेटा सरसों। और वियुक्तांडपी की बात करें बेटा तो 11वीं और 12वीं दोनों के एग्जाम्पल को अगर हम मिलाएं तो 12वीं में हमें दे रखा है क्या सर, 12वीं में हमें माइकेलिया दे रखा है। क्या दे रखा है, माइकेलिया। और 11वीं में हमें दे रखा था कौन कौन सा, एक तो आपको कमल के बारे में बता रखा था और दूसरा बेटा आपको गुलाब के बारे में बता रखा था। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने एक ही जगह लिख दिए, ठीक है। वापिस ध्यान से सुनिए, मैंने कहा बेटा एक फ्लावर के अंदर जितने भी मादा भाग होते हैं सबको मिला के जायांग बोलते हैं। उनका निर्माण एकल इकाई से होता है जिसे हम अंडप बोलते हैं। एक पुष्प के अंदर एक अंडप हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर एक होगा तो उसे एक अंडपी बोलेंगे और एक से ज्यादा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, बहुअंडपी बोलेंगे। और बहुअंडपी में दो कंडीशन बनती है बेटा, अगर वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो उसे युक्तांडपी, और आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे तो उसे हम वियुक्तांडपी बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है पेपेवर, चाइना रोज और सरसों, और इसके एग्जाम्पल है माइकेलिया, कमल और गुलाब। क्लियर है क्या। अब बेटा अगर आप अंडप की संरचना देखो तो अंडप के अंदर आपको 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर आपको ये देखो प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टिग्मा। और फिर आपको ये देखो ट्यूब जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा वर्तिका, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टाइल। और सबसे आधार भाग में
आपको एक फूला हुआ सा घड़े जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। तो ये जो घड़े जैसा पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर बेटा आपको जो खाली भाग दिखाई दे रहा है, भाई अंडाशय है, उसमें जो खाली भाग होगा, उस खाली भाग को हम क्या नाम देंगे बेटा? उस खाली भाग को नाम देंगे अंडाशय गुहा, कैविटी। और उस खाली भाग में बेटा एक परत होगी, ये मान लीजिए एक परत है ना। इस परत से ये देखो, जो आपको व्हाइट कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसमें बीचों बीच ये परत है और इसमें व्हाइट कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्हाइट कलर वाला पार्ट है बेटा, इस व्हाइट कलर वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? बीजांड। क्या नाम देते हैं? बीजांड। और ये जो परत दिखाई दे रही है जिसके द्वारा ये बीजांड इस अंडाशय से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं अपरा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बात हुई। आइए अपन इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और वन बाय वन इनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बेटा।